Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर जो भी DTPLSB के क्वेश्चंस हुए हैं प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट के TGT सोशल साइंस के, उसको हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराती जा रही हूँ सो दैट कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट ना रहे। और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उतनी बार मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा रही हूँ, उसके साथ जो अदर फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करा रही हूँ सो दैट कि आपका कुछ भी डाउट ना रहे। और मल्टीपल टाइम अगर आप रिवाइज करते जाएंगे एक ही टॉपिक को तो क्या हो जाएगा, आपको ईज़िली वो याद हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि अब से आपको जो चैनल पे मैंने जो क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करे हैं उनके मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। एंड आज शाम तक या कल सुबह तक मैं जो भी पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं ऑलमोस्ट मैं पेपर्स को क्या करूँगी, शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद से अब जो भी हम पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर भी मैं साथ के साथ क्या करती जाऊँगी, अपलोड करती जाऊँगी। लेकिन अभी तक जितने मैंने डिस्कस किए हुए हैं वो सारे PDF आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो चैनल का लिंक है मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या करूँगी, टेलीग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूँगी। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाके तुरंत मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उसको तुरंत उससे ज्वाइन हो जाइए सो दैट आपको जो PDF है वो मिल सके। ठीक है, तो अब से PDF वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्ट आउट हो चुकी है। आपको कुछ भी सेल्फ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, अपने रिवीजन पर, अपने कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम भी अब आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। विद इन 2 डेज़ सारी जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे करवाए हैं, जो भी पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ है उनकी PDF बना के मैं आपको अपलोड करती जाऊंगी। आप यहाँ से वीडियो देखिए, वहाँ से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जैसा भी आपको सूटेबल लगता है आप अपने प्रिपरेशन को वैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आपको पता है टाइम कम नहीं है। मैंने आपको ये बोला था कि आप ये मान के चलेंगे कि आपका पेपर फर्स्ट डे ही है, 1 नवंबर को ही है, आप ऐसे लेके चलेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि 2 को हो सकता है, 3 को, आप अपना फर्स्ट डे ही मान के चलो और उस हिसाब से आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को करो। प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको बता रखी हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ कैसे आपको करना है। बाकी आप अगर इस लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है, आपके पास भी बहुत सारे इनिशिएटिव आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं कि आप उसे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास भी, आप खुद क्या कहते हैं टीचर हैं, बहुत सारे आप में से पढ़ा भी रहे होंगे स्कूल्स वगैरह में, तो आपके पास खुद ही पंपर ऑफ आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप सबको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और आज सीरीज़ में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पेपर है ये जो थर्ड शिफ्ट है वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो आज मैं क्या करूँगी, 4th को मुझे डिस्कस करना है। तो रुक जाओ, मुझे को वो वाली PPT खोलने दो। सो ये हमारा पार्ट 4 है और इसमें मैं क्या करूँगी, 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये जो पेपर है हमारा 16 अक्टूबर 2018 का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियोस आपकी वीक ऑफ जो डेज़ होते हैं उनमें मोस्टली मैं अपलोड कर पा रही हूँ सो दैट कि बाकी डेज़ में आप क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। यही हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। बाकी डेज़ में आप क्या करते हैं, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर वीक जो ऑफ होता है उसमें या तो आप किसी तरह, अगर आपके पास PYQ किसी फॉर्मेट में है तो आप उसे करें, या तो फिर इन वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे। इनसे क्या हो जाएगा का PYQ मतलब कि एक पैटर्न पता चलता जाएगा। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना ज़रूरी है। विदाउट आपको पेपर के पैटर्न के आप किसी भी एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो कोई भी ईजी नहीं होता है, बट स्टिल आपके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अगर आप क्या करते हैं, PYQ को देख कर जाते हैं। क्योंकि PYQ से आपको एक पता चल जाएगा
कि जैसे आपने PYQ देख लिया, आपको क्वेश्चन से याद हो गए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप कंटेंट को जब करेंगे तो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप ध्यान से देखेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको ध्यान से सुनेंगे और वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, जो सेतु बनाया गया था, हैज़ एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके अंडर वो एस्टेब्लिश, मतलब किसके अंदर वो बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर बनाया गया है, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके अंदर, या फिर नीति आयोग के अंदर। मतलब इन चारों में से किसके अंडर आता है हमारा सेतु। ठीक है, सो किसके अंदर आता है ये हमारा, नीति आयोग के अंदर आता है। ठीक है, सो अगर हम देखें थोड़ा सेतु के, तो सेतु है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, आया कि इसके नीति आयोग के अंदर 2015-16 का जो बजट था उसमें इसको लाया गया था। और क्या था, सपोर्ट स्टार्टअप्स को और इन्वेंशंस को जो इनोवेशन हो रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है, ऑब्वियस बात है कि आपको क्या किया जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऑब्वियस बात है कि सपोर्ट किया जाएगा स्टार्टअप्स को, आपको मोटिवेट किया जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया। मतलब ये और भी स्कीम्स हैं, मैं मतलब कि एक स्कीम जो पूछी गई थी तो उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं मैंने वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि क्या पता अगर ये वाली स्कीम ना है उससे रिलेटेड आ जाए तो भी आपको क्या रहे, पता रहे। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम से आप सोचेंगे कि आपने 6th से लेकर 12th तक की NCERT पढ़ ली, उसमें तो आपको ये पता ही नहीं चला। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ना सिर्फ DT+ में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देंगे तो आपने देखा होगा, अगर आपने BPSC वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, क्या है। सो ये सारे मतलब कि आजकल हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या है ये पता होना चाहिए। तो अभी ये स्टार्टअप से था, तो स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी वो मैंने क्या करे हैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, 2016 में है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया है। मेक इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हेड है इसका। फिर डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। और स्किल इंडिया जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्लियर है आप सबको इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो निम्नलिखित में से जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है उसके बारे में कौन सा कथन हमसे पूछ रहा है, सही है। ये क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे कि आपसे सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आगे पास प्रॉपर टाइम है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आपका टाइम कम हो रहा है या जो भी है, क्योंकि आप अच्छे से अगर उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ना तो ईजिली आप उसका आंसर लगा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नहीं तो आप जल्दी में हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो या तो आप गलत आंसर लगा देंगे, आपके नेगेटिव मार्क हो जाएगा, या तो फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, अच्छे से पेपर देना है, क्योंकि 2 साल बाद अराउंड पेपर हो रहा है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है कि आपको कैसे अपने टाइम को और कैसे आपको वहाँ पे काम डाउन रहना है, सारी चीज़ें आपको यूटिलाइज़ करनी है। कोई आपको 2 घंटे तक बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, 2 घंटे आपके पास रहेंगे, आपका टाइम रहेगा। ठीक है, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1 अप्रैल 2015, यानी 2015 1 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट स्कीम दैट सीक्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी इसका क्या होता है, यह प्रमुख निर्यात योजना है जो भारत में निर्मित या फिर उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी किसको, एक्सपोर्ट को। और कौन से प्रोडक्ट्स को, जो मैन्युफैक्चर है
और प्रोड्यूस हुए हैं कहाँ पर, इंडिया में। फिर ड्यू टू हाई कंजम्पशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट कवर अंडर दिस स्कीम, यानी इसके अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या होता है, हाई कंजम्पशन हो ही जाता है, हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट हैं सही हैं, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, या फिर सिर्फ पहला सही है। तो मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है कि मोस्टली हमारा मन क्या करेगा कि ऑल ऑफ द अबव लगा दें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वही सही है, ठीक है। किससे रिलेटेड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वैसी बात इसका मतलब प्रोडक्ट क्या किया जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स इन द राज्यसभा गिवन, यानी राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व दिया जाता है एज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट टू ईच स्टेट, यानी क्या बोला गया है, प्रत्येक राज्य को समान संख्या में सीटें दी गई हैं, या फिर इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज़, यानी उनके साइज़ के प्रोपोर्शन में सीट्स अलॉट की गई हैं, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीट्स अलॉट की गई हैं, या फिर उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स अलॉट की गई हैं, किसमें, राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा अगर आपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, तो जो सीट्स अलॉट की जाती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अलॉट की जाती हैं। अगर आपने पढ़ा हो 389 सीट्स होती हैं हमारी, फिर उसमें से कुछ हमारे प्रोविंशियल जो इंडिया हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश राज जहाँ पे था उसमें, फिर 93 होती है हमारी प्रिंसली स्टेट से, फिर उसके बाद हम इंडिया पाकिस्तान अलग होता है तो 99 सीट्स को पाकिस्तान लेके चला जाता है, फिर उसके बाद हमारी सीट्स बचती हैं 289। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो उस टाइम पे जो 389 जो सीट्स बनाई गई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कि नॉट इक्वल लाइक यूएस और सेनेट, मतलब यूएस के लाइक नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन कितना है, लाइक यूपी एमपी महाराष्ट्र हैव मोर सीट्स कंपेयर टू सिक्किम एंड गोवा। तो आपको पता होगा कि देखो उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स हैं, सिक्किम में 1 है, क्या ये दोनों इक्वल है, मतलब 1 और 31 क्या दोनों बराबर हैं। तो सिक्किम में कम पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पे कम सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहती हैं तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्फ बाय पीपल ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, यानी कि भारत का पहला संविधान जिसे भारत के लोगों द्वारा तैयार किया गया और दिया गया था, जिसे संविधान सभा ने डैश को अपनाया था, मतलब किस दिन संविधान को अपनाया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर आई होप आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, बन के रेडी हो गया था। उस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, इम्प्लीमेंट नहीं करा था कि आज से लागू नहीं किया था। 26 नवंबर को क्या किया था, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और डेट दी गई है 26 जनवरी की, तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि 2 चीज़ें होती हैं कि जस्ट सपोज कि आपने क्या करा, आप कोई नया ड्रेस परचेज़ करके ला रहे हैं, सो आपके पास वो ड्रेस आ गई है आज की डेट में, लेकिन अभी आपने उसे यूज़ नहीं करी है, पहनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 26 नवंबर को संविधान हमने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन हम इसे इम्प्लीमेंट कब करेंगे, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हिस्ट्री में 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट थी जिसे हमें क्या करना था, याद करना था, ठीक है। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे 26 जनवरी 1929 का या फिर 1930 वाला, मतलब 1930
को हमारा लाहौर में सेशन हुआ था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रिसाइड करा था। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट था, ठीक है। हिस्ट्री में जो मैंने आपको एक वीडियो में सारे जो INCs के इंपॉर्टेंट सेशंस थे उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है, और आपने खुद भी पढ़ा होगा। सो देखते हैं, तो अडॉप्ट कब किया गया हमारा, 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्समेंट में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुनामी, यानी सुनामी से रिलेटेड कौन सा सही है। तो द टर्म सुनामी कम फ्रॉम कोरियन वर्ड सू मीनिंग हार्बर एंड नामी मीन्स वेव, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा, सुनामी हैज़ मच स्मॉलर एम्पलीट्यूड यानी वेवलेंथ ऑफशोर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ एट सी। तो मतलब कि सीज के डिस्टेंस पर जाओगे तो वहाँ पे ये कम हो जाता है, और जितना आप सी यानी समुद्र के पास जाओगे उतना ही क्या हो जाती है, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली सेकेंड हमारा स्टेटमेंट राइट है। अब देखेंगे हम सिर्फ सेकेंड वाला ही क्यों राइट है। तो जो उसने मतलब कि बताया कि सू का मतलब ये होता है, नामी का मतलब होता है, वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने क्या बोला था, कोरियन, लेकिन ये किससे निकला है, जैपनीज वर्ड से निकला है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था वो क्या है, गलत है, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। तो आप क्वेश्चन के लेवल देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर को कंपेयर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर से दूसरे क्वेश्चन पेपर को। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को देख के आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। अगर आपको पेपर क्लियर करना है, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है, हर एक पेपर को एनालिसिस करो, हर एक पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको आने चाहिए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको आने चाहिए, तभी आपका क्या हो सकता है, तभी ये एग्ज़ाम क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे शिफ्ट में कौन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। जरूरी नहीं कि सुनामी वाला आपने देख लिया तो अब आप सोचोगे कि सुनामी के बारे में मैंने पढ़ लिया अब नहीं आएगा, क्या हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आ सकता है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको पता ही नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सो बाकी सेकेंड वाला तो हमारा सही था कि जो इसका एम्पलीट्यूड होता है यानी हाइट होती है वो ऑफ शोर पे ज़्यादा होती है और ऑन शोर्स पे यानी समुद्र के तल पे ज़्यादा होती है, और ऑफ शोर जो होते हैं वहाँ पे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं कि सुनामी जो होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे किस नाम से जाना जाता है, हो सकता है ये भी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है DD प्लस भी कब क्या पूछ ले। तो जापान में इसको सुनामी के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में टाइडल वेव्स एंड गेलोम्बैंग पैसांग, हवाई US में टाइडल वेव सिस्मिक सी वेव्स, चिले एंड पेरू में मारेमोटो, फिलीपींस में अलोन डेयोंग, इंडिया में हम क्या बोल देते हैं इसको, समुद्री आपदा बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। फिर थाईलैंड हो गया हमारा पायून, वेस्टर्न कंट्रीज़ में टाइडल वेव्स, यानी ये इसका क्या है, पुराना नाम है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, प्रोवाइड फंड्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी आपको फंड प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपके अगर कोई आप कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो बट स्टिल आपके क्या है स्मॉल स्केल में आप ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट एनकरेज करेगा मेंबर को कि आप क्या करें, अपना बैंक अकाउंट खोलें। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर्स को क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और प्रमोट स्मॉल सेविंग अमंग इट्स मेंबर, यानी मतलब कि जो इसके सदस्य होते हैं उनको क्या करता है कि आप सेविंग को इम्प्रूव करें या सेविंग को बढ़ाएं, तो इसका क्या काम होता है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये सेविंग को क्या करता है, प्रमोट करता है कि आप क्या करें, सेव करें, सो दैट अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसे क्या कर सकता है, वो यूटिलाइज़ कर सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे मेन या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि आपकी सेविंग को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है। जैसे आपने कमेटीज़ वगैरह भी सुनी होंगी, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी है। तो जो हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन कंपनी है वो किसकी सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की, हिंदुस्तान ऑयल लिमिटेड की, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की और हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं
तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अभी आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, और कभी मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपने इनको ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके हो गए जो इनिशिएटिव्स हो गए हैं, इनके लिए भी आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो ये 18 के पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू 21, क्योंकि 21 का जो पेपर हुआ था वो मोस्टली क्या हुआ था, एनसीईआरटी बेस्ड हुआ था। उसमें जो 90% क्वेश्चन आए थे, अराउंड 90 से मैं 95 बोल दूँ, उतने परसेंट क्वेश्चन जो आए थे आगे वो एनसीईआरटी से आए थे। लेकिन अगर हम वही 2018 का पेपर कंपेयर करें तो अराउंड 30 to 40% क्वेश्चन थोड़े बहुत एनसीईआरटी से अलग आ गए थे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को क्या कर दिया जाता है, इनिशिएट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप एटलीस्ट 2 साल का पेपर देख के जाओ, 18 का और 21 का, और दोनों को अच्छे से कवर करके जाओ। 18 के अगर आपका क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स पे आ गया तो आप उसे भी अच्छे से कर सको, और 21 के स्टैंडर्ड पे आ गया तो उसे भी आप अच्छे से कर सको। बाकी आप तो अपना कंटेंट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओगे ही जाओगे। ठीक है, तो कुछ अगर 1-2 ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उसे भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी DT+B का तो नॉर्म्स रहता है कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको छोड़ो वो किसी को नहीं आते होंगे। तो उस लेवल पे अगर वो 15 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, फिर उसके बावजूद आपको बाकी क्वेश्चंस आने चाहिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है तो। ठीक है, सो किसका ये सब्सिडरी है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु एड्रेस द हाउसेज टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदनों को एक साथ कौन संबोधित करता है। प्रेसिडेंट करेंगे, प्रोटेम स्पीकर करेंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो किसके पास होते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं। वो दोनों सदन के जो मीटिंग है उनको बुला भी सकता है, इनको क्या कर सकता है, सेशन को एड्रेस भी कर सकता है। तो ये सारे कुछ राइट्स हैं जो किसके पास होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ठीक है, सो दोनों सदन को हम एड्रेस कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब कर सकता है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। आपको पता है कितने सेशंस होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा है। और किस में बात हुई है, आर्टिकल 87 में इसकी बात हुई है कि दोनों सदन को जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, टू आउटलाइन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, प्रायोरिटीज़ एंड लेजिस्लेटिव एजेंडा। तो ऑब्वियसली बात है दोनों सदनों में साथ में बैठेंगे तो 2 अलग अलग मीटिंग नहीं करनी होगी इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मतलब 2021 में ही पूछा गया है। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको कई बार करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जितने भी हुए थे सारे जो DT+B में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, उसे मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी कर रखा है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है तो। ठीक है, तो कर्बिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय के अधिकारों क्षेत्र में अंकुश लगाने का काम किया गया था 44th अमेंडमेंट में। या फिर एक्सटेंशन ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, यानी संसद में जो सीट्स हैं उस पर क्या किया गया, विस्तार किया गया। कर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर क्या किया गया, अंकुश लगाया गया। या फिर अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तो उसमें से एक फंडामेंटल राइट जो हमारा क्या था, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 44th अमेंडमेंट हुआ था वो इसी के लिए हुआ था। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था। तो उसमें अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कुछ, क्योंकि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट में क्यों ऐड करा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ज़मींदारों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और उनकी जो लैंड होती थी उसको छोटे मोटे कुछ चीज़, जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो उसके यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो थोड़े से तेज़ निकले और जो गरीबों की ज़मीन होती थी उस पर क्या करने लगे, वो कब्जा करने लग गए। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही हम आज़ाद हुए तो फंडामेंटल राइट में इसको ऐड कर दिया गया कि अब कोई किसी की ज़मीन ना ले सकें। ठीक है,
लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएट ले रही है तो उसमें गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लग गई थी। लाइक जैसे कि गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, कोई स्टेडियम बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उसमें लोगों ने ये ज़मीन देने से जैसे मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले जाते हैं वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है, बहुत ही महंगी हो जाती है। तो इसलिए हो सकता है लोगों ने डिनाई कर दिया गवर्नमेंट को अपनी लैंड देने से। और जब गवर्नमेंट कोशिश करती थी लेने की तो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हो जाता था, केस हो जाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, सीधा गवर्नमेंट को सुनाने लग जाता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिफिएबल है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसे हनन कर रहा है आपका, तो उसके लिए कौन जस्टिफिएबल है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो आपके जो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी आपको उसके रिगार्डिंग परेशान कर रहा है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ठीक है, कौन इसको जस्टिफाई करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो। तो उसके बाद क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके बाद इसको फंडामेंटल राइट को कन्वर्ट करके लीगल राइट बना देगा। कि लेट्स सपोज अगर जैसे गवर्नमेंट को चाहिए तो आप गवर्नमेंट को देंगे, और वो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, फेयर पे आपको करेगी। ठीक है, जैसे आपकी जो ज़मीन की प्राइस है जो चल रही है, कई बार गवर्नमेंट क्या करते हैं, उससे ज़्यादा रेट आपको पे करती है अगर वो लैंड आपके ले रही है तो। ठीक है, क्लियर इतना। ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा, दैट इज़ 1978 में, क्योंकि 1976 वाला 42nd अमेंडमेंट है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम्बल में अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे। वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। की चेंज क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को किस में रिमूव किया गया था। ठीक है, एंड न्यू स्टेटस दिया गया था इसको, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट दे दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A में। ठीक है, फिर पर्पस क्या था, फैसिलिटेट लैंड एक्विजिशन एंड रिड्यूस लीगल हैंडल्स, यानी भूमि अधिग्रहण को आसान। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो उसमें कोई क्लैशेस ना हो। क्लियर है, आई होप इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म पार्लियामेंट्री रेफर्स sacrificially to a kind of democratic polity wherein the supreme power vested in, तो जो हमारा संसदीय प्रणाली जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, यूनियन के पास है, या फिर राज्यसभा के पास है। तो आपको पता है हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट का ही हमारे पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन इंडिया द गैप बिटवीन ऑन सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड द नेक्स्ट कांट बी मोर देन, तो इंडिया में जो 2 सेशन के बीच का गैप है वो कितने महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखते हैं, 12 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ 2021 में। ये बेनिफिट होता है हमारे PYQ को देखने का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंडिया में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 3 सेशन होते हैं। तो कौन सा प्रोविज़न डील करता है इससे, 85। फिर मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पर्पस क्या है, टू इंश्योर रेगुलर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। और हमारे इंडिया में कितने सेशंस होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है हमारा बजट, दूसरा होता है मानसून, और तीसरा कौन सा होता है हमारा, दैट इज़ विंटर सीजन वाला बजट। तो हमारे इंडिया में एक साल में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, और 3 बजट। और इनमें से बोला गया है कि लेट्स सपोज हमें क्या करना है, कुछ जैसे सिचुएशन अराइज हो गई, तो जैसे पहला वाला है और दूसरा वाला, तो इनके बीच का जो टाइम है वो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर कम से कम मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक स्किप होता है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंतराल में पार्लियामेंट को कम से कम 2 बार तो मिल लेना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलिग्स कंसिस्टिंग ऑफ, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, आपको पता है इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप जाके वोट नहीं डाल के आते हो कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है, ओके। तो ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू बनाया जाता है। तो बोल रहा है कि कौन कौन, मतलब कि अब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो फिर भी जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शंस करते हैं। तो उसने पूछा किस किस को पावर दी गई है कि वो हमारे क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें वोट डाल सकते हैं। तो द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल्स। तो आपको पता है कि लेजिस्लेचर, असेंबली एंड काउंसिल भी होती है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा। तो ऐसे स्टेट जिनमें बाय कैरे में लेजिस्लेचर हैं, जो मैंने आपको बोला है कि 6 स्टेट्स हैं, उनको आप याद रखेंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपके 1 मार्क्स एक तरीके से फ्री के बन जाएंगे, कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 दे देगा बताओ किसमें बाय कैरे में लेजिस्लेचर नहीं है, या फिर कोई एक दे देगा जिसमें बोल देगा बताओ किसमें है। तो आप वो 6 राज्य हैं जो अगर आपको याद रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसमें मतलब पूछा है कि वो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, या फिर ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स होते हैं वो, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं राज्यसभा के, लोकसभा के और लेजिस्लेचर के। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेचर के, इन तीनों के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, ठीक है। और इन्हें कौन इलेक्ट करता है, हम इलेक्ट करते हैं, इसलिए इनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। आई होप क्लियर है इतना। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो इसका किस में दिया गया है, आर्टिकल 54 में दिया गया है। आपसे आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो लास्ट ईयर जैसे 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें आर्टिकल्स पूछे गए थे, क्योंकि उससे पहले वाले में आर्टिकल्स वगैरह नहीं पूछे गए थे पॉलिटी में, लेकिन 2021 के पेपर में आर्टिकल्स पूछे गए हैं। तो आप जो हमारे प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स हैं और जो हमारे इलेक्शन कमीशन वाले आर्टिकल्स हैं, DPSP है हमारा, फंडामेंटल राइट है, और पार्ट्स पूछे गए हैं 2021 में जो कि 2018 में नहीं देखने को मिले, एंड अमेंडमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। अमेंडमेंट्स 2018 में देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जितना 2021 में ऑलमोस्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनानी है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, प्रेसिडेंट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द न्यू हेल्थ पॉलिसी वॉज और हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच आर द फॉलोइंग ईयर। तो जो न्यू हेल्थ पॉलिसी आई थी वो किस ईयर लॉन्च की गई थी, 2015 में, 2018 में, 2017 में, या फिर 2016 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2017 में जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है उसको लाया गया था, ठीक है। तो लॉन्च किया गया था 2017 में। रिप्लेस इसने किसको करा था, जो न्यू हेल्थ पॉलिसी 2002 की थी उसको क्या किया था, रिप्लेस करा था, ठीक है। कि फोकस एरिया क्या थे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजिटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिव केयर्स, ठीक है। अब हेल्थ से रिलेटेड होगा, इसका टारगेट क्या था, इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5 ऑफ GDP, यानी जो हमारे GDP का 2.5% हिस्सा है वो किस पे देंगे, हम हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। फिर विज़न क्या था, हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी सभी आयु और वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है। तो इसका क्या था, ये मोटो था, विज़न था, जो भी आप माने, ठीक है। तो 2002 को रिप्लेस करती कौन सी वाली, 2017 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, न्यू मैंगलोर पोर्ट वॉज डिक्लेयर एज द डैश पोर्ट, ठीक है। तो जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है हमारा वो कौन सा वाला पोर्ट है, 10th है, 11th है, 8th है, या फिर 9th है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका
आपको PYQ से ही पता लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो 9th पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मैनी आर्टिकल्स। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने प्रेम्बल था। उसके बाद अब कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने हमारे पार्ट्स हैं और कितने प्रेम्बल अब उसमें ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो 350, 380, 395 या फिर 390। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियल एज में था, जिसे हमने किस दिन एनफोर्स में कब आया था, वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, एनफोर्स किया गया था, या ठीक है, एंड एनफोर्स हुआ था। एंड ओरिजिनल आर्टिकल थे 395, ओरिजिनल पार्ट्स थे 12 और सूचियाँ कितनी थी 8, ठीक है। और अब कितने हैं 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल। और प्रेम्बल हमारा तब भी एक था और अभी भी एक है, बस प्रेम्बल में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से गलत है। फिक्स रेट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट डैट वेरीज फॉर एंटायर टर्म ऑफ द लॉन्ग और डिपॉजिट। यानी फिक्स रेट ब्याज की एक दर है जो ऋण या जमा की पूरी अवधि के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स रेट हो गया और बोल रहा है अलग अलग होती है। नेक्स्ट, बैंक रेट एट विच RBI लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो हमने पढ़ा था बहुत सारे रेट्स के ऊपर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ठीक है। फिर रिवर्स रेपो रेट एट विच RBI सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि RBI क्या करेगा, सेल करेगा। तो आपको पता है कि सिचुएशन जैसे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्यों है, तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या किया जाएगा, मार्केट को सेल किया जाएगा सो दैट कि जो पब्लिक के पास पैसा है उसे लिया जाए। और अगर डिफ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों से चीज़ें परचेज़ की जाएंगी गवर्नमेंट द्वारा, RBI द्वारा, सो दैट कि उनके हाथ में लिक्विड प्रोवाइड किया जाए ताकि वो क्या कर सके, खर्च कर सके, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछ ले जाते हैं जिसमें आप क्या हो सकते हो, कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। तो थोड़ा सा आपको सोचना है कि पैसे मेरे पास नहीं है तो गवर्नमेंट मेरे को पैसे देगी, तो अपने सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगी, मेरे से परचेज़ करके लेगी, मेरे पास कैश आएगा तो उसे मैं क्या करूँगी, खर्च करूँगी। तो इससे क्या होता है, मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं परचेज और सेल की प्रोसेस से। और ये जो RBI करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो इज रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक विच हैज़ मेंटेन विद इटसेल्फ टू लिक्विड फॉर्म एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पता है हमने SLR पढ़ा था, CRR पढ़ा था। SLR क्या होता है कि बैंक क्या करेगा कि कुछ सम ऑफ अमाउंट जो उसके पास इन्वेस्टमेंट में आई है उसे क्या करेगा, अपने पास रखेगा। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको पता है कि सारे पैसे वो लैंड नहीं कर सकता, अगर वो सारे पैसे लैंड कर देगा, अगर आपको आपके पैसे की ज़रूरत है तो अगर आपको तुरंत चाहिए तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, जिससे उसने लोन दिया उससे वापस मांगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बैंक के ऊपर जो कॉमन पब्लिक होते हैं उसका ट्रस्ट इशू भी हो जाता है कि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और बैंक के पास पैसे नहीं हैं। तो ये नॉर्म्स हैं कि कुछ पैसे बैंक अपने पास रखता है जिसे हम क्या बोलते हैं, SLR, और कुछ पैसे रिजर्व के रूप में वो RBI के पास रखता है, उससे हम क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन पूछा गलत गया। तो सबसे पहले आपको यही पता लगा सकते थे कि फ़िक्स रेट की बात हो रही है और फिक्स रेट को बोल रहा है कि वो क्या होगा, अलग अलग होगा, चेंज होगा। तो फिक्स रेट होने का फ़ायदा ही क्या हुआ। सो फिक्स रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिमेन अनचेंज फॉर एंटायर टर्म। तो जब तक वो टर्म कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, ठीक है। और बैंक रेट्स क्या होते हैं, बैंक रेट्स जिस पे क्या करता है RBI बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच RBI ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़, ठीक है। उसने सिक्योरिटीज़ को सोक कर लिया, सेल करके आपके पास जो पैसा है उसको क्या कर लिया, सोक कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा SLR, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था SLR और CRR के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, द जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इन अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद, यानी ये तो पता चल गया कि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन किसके सलाह पे करता है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसके सजेशन पे वो करते हैं। तो कौन है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सजेशन पे, गवर्नर ऑफ स्टेट ओनली, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अगर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट है तो दिल्ली के गवर्नर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि किससे डिस्कस किया जाएगा, चीफ जस्टिस से, या फिर चीफ जस्टिस किसको बोलते हैं, CJI सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं, ठीक है। सो एंड सेकंड है कि उस स्टेट के सिर्फ गवर्नर से पूछेंगे या फिर दोनों से पूछेंगे, या फिर यहाँ पे एक चीज़ को और ऐड कर दिया गया है कि जो हाई कोर्ट के फॉर्मर जज थे उनसे भी सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। तो किससे सजेशन लेंगे प्रेसिडेंट, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे होंगे, और उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उससे विचार विमर्श करेंगे जो न्यू जज अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कंसल्टेंट अथॉरिटी कौन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 270 डील करता है इससे। टेन्योर कितना होता है, अंटिल उनकी एज कितनी हो जाए, 62 साल की, ठीक है। और एलिजिबिलिटी, मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और प्रैक्टिस एज एडवोकेट, मतलब वो 10 साल तक एटलीस्ट उनके पास वो ऑफिस हो या फिर वो किसी में एज अ लॉयर उन्होंने वर्क किया हो, ठीक है। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, या फिर उनकी एज 62, विच एवर इज, मतलब जो भी सिचुएशन पहले अराइज हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली जो जज होते हैं, अपना किसी भी जज ने 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा नहीं किया है, क्योंकि जज बनने के टाइम पे मतलब वो ऑलरेडी रिटायर हो जाते हैं, एक 2-2 साल के बनते हैं, कुछ तो 6-6 महीने के लिए बन पाते हैं, ठीक है, जैसा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशली इन इंडिया आर करेक्ट। तो हमारे इंडिया में न्यायपालिका से संबंध में कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 122 प्रोवाइड the establishment of the Supreme Court with a Chief Justice and 7 other judges, ठीक है। In case of appointment of judge other than Chief Justice of India, the Chief Justice shall be consulted, तो उनसे क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। Every judge of Supreme Court hold office until the age of 65 years, यानी वो 65 years तक क्या रहेंगे, जज बन के रहेंगे। फोर्थ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो पूछ रहा है कि जो बाकी के 2 ऑर्गन्स हैं उनसे क्या होता है, ये फ्री होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, डेट इज़ 2, 3, 4 वाला जो स्टेटमेंट है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है हमारा 124, बाकी जो भी हमारे 3 हैं वो क्या है, हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विद रिगार्ड टू द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, यानी CACP, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट हमारा गलत है। दैट इज CACP वॉज एस्टेब्लिश विद अ व्यू टू इवॉल्व अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर एंड इज मेंटेन्ड टू एडवाइस ऑन द प्राइस पॉलिसी ऑफ 23 क्रॉप्स, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना एक संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना विकसित करने के दृष्टि पर बनाई गई थी। इसे 23 फसलों के मूल्य नीति मतलब इसमें 23 फसलों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारा CACP सबमिट इट्स रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर, यानी इसके फॉर्म में वो हर साल अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो हम ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबव, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, या फिर दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स नहीं है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। किसके रिगार्डिंग, CACP, डेट स्टैंड्स फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सो इसका फुल नाम क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। एस्टैब्लिश हुआ था बैलेंस प्राइस स्ट्रक्चर एंड MSP एडवाइस पर। MSP कवरेज करते हैं 23 फसलें। रिपोर्ट है हमारा प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट फॉर खरीफ एंड रबी, और ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, ना कि स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आउट ऑफ 119 कंट्रीज, इंडिया की रैंक कितनी है हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में, 100th, 97th, 98th या फिर 84th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100th रैंक थी हमारी उस टाइम पे 119 कंट्री के कंपैरिजन में, वो भी किसकी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो आप एक बार इंडेक्स वगैरह भी देख के चले जाएंगे, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मोस्टली तो HDI पूछता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, GHI पूछा गया है। तो इंडिया की रैंक कितनी थी, 100 आउट ऑफ 119। इंडिकेटर क्या है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टेनिंग एंड मोर्टेलिटी, यानी कुपोषण, बाल क्षय, विकसितता या फिर मृत्यु दर। तो ऑब्वियस बात है हमारा क्या है, हंगर इंडेक्स में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पब्लिश करी जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ अंडर लाइफ। पर्पस क्या है इसका, ट्रैक ग्लोबल हंगर एंड न्यूट्रिशन गैप जो है उसको क्या करता है, ये ट्रैक करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा गलत है। तो अगर आप थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, यानी पहली मीटिंग 9 दिसंबर को की गई थी। ऑन 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। या फिर डॉक्टर सचिंद्र नंद सिन्हा वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो सचिंद्र नाथ सिन्हा थे वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट इसकी मीटिंग होती है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर बाकी सबसे पहली बात है ये गलत है तो बाकी 3 तो सही हैं, तो बाकी 3 तो आपको याद रखनी है। पहली मीटिंग हुई 9 को, फिर दूसरी होती 11 को, तीसरी होती 13 को। 13 को ही जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बनाया गया है जिसे। ठीक है, तो नेहरू जो प्रस्ताव लेकर आए थे उसे क्या बोला गया है, प्रेम्बल बनाया गया है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद 9 दिसंबर को जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली बात है पहली मीटिंग है, तो हमने फ्रेंच में ये है कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को लीडर बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको क्या किया जाता है, पहले दिन इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बनते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन 11 तारीख को बनते हैं, और ये क्या बनते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर इतना। और जो लास्ट मीटिंग होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, सही है। इस दिन हम क्या करते हैं, हमारे नेशनल एंथम और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको अडॉप्ट करते हैं, एंड इस दिन राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर है इतना। तो 24 जनवरी को आपको पता चल गया लास्ट मीटिंग वाले दिन क्या क्या हुआ है। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 को हुआ है, वेरी गुड, सही है ये। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, और इसका प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर परमानेंट मेंबर परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि कब बने थे, 11 तारीख को, जब सेकेंड मीटिंग हुई थी। लास्ट डे 24 जनवरी 1950। पर्पस क्या था इसका, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, संघीय प्रणाली का कौन सी विशेषता नहीं है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, यानी न्यायालय का प्राधिकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर डुअल गवर्नमेंट। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, दैट इज पार्लियामेंट को पावर दिया जाएगा, बट
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं। फेडरल का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ना कि किसी को सुप्रीमेसी यानी किसी को पावर दे देना। अब आप सोचेंगे कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा इंडिया फेडरल स्टेट भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। फेडरल का मतलब होता है पावर को शेयर करना, ना कि किसी एक के हाथ में उसको सुप्रीमेसी दे देना, सारे पावर दे देना। क्लियर है इतना? सो हमारा थर्ड वाला क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाएगा, पार्लियामेंट को नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट को पावर दिया जाएगा, बट पार्लियामेंट ही सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में किन टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन आए हैं, और 2021 में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह भी पूछे गए हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा गया है। जजेस से आया तो जजेस के आर्टिकल्स पूछे गए हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, एंड इलेक्शन वाला भी आ ही गया है, ठीक है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 4 इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी शुरुआत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 4 चुनाव आयुक्त होते थे। द इलेक्शन कमीशन शैल हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो उनको ये उपाधि दी गई, और जो इलेक्शन हुए थे उनके अंडर आगे कंडक्ट कराने का। थर्ड है हमारा, रीजनल कमिश्नर में ऑल्सो भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो रीजनल कमिश्नर होता है उसे भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन फॉर असिस्टिंग द इलेक्शन कमीशन इन जनरल इलेक्शन, यानी कि जो हमारे रीजनल कमिश्नर होते थे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन होगा उसके साथ डिस्कशन करके, ठीक है। सो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डेट इज़ ए, यानी कि सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, हमारा इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। तो 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियल कंपोजिशन क्या था, ओनली चीफ इलेक्शन कमीशनर। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मतलब आर्टिकल 324 में इनके बारे में बोला गया है। पावर क्या है, सुपरिटेंडेंट होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन करते हैं। रीजनल कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ ईसी, यानी इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन पर हमारे रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज इट मेंशन दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, मतलब कौन से आर्टिकल में बात की गई है कि यहाँ पर एक हाई कोर्ट होगा हर एक स्टेट में। 2018, 2017 218, 217, 214 या फिर 227। तो किस आर्टिकल में बात की गई है, 214 आर्टिकल में बात किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ओके, सो आर्टिकल 214 प्रोविज़न क्या था, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश होगा। प्रोविज़न ये था हमारा। जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 217 में ये राइट दिया गया है प्रेसिडेंट को, मतलब कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। 214 तो डील करता है कि हर एक स्टेट में एक हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन उसे अपॉइंट कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट। वो किस में डिस्कस किया गया है, 217 में, ठीक है। और रिटायरमेंट क्या होगी, वही 62 एज। और जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल, एपिलेट और रिट्स जुरिस्डिक्शन, यानी मूल, अपील और रिट क्षेत्राधिकारी, इनके क्या है, क्षेत्राधिकार में आते हैं। किसके, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस वगैरह होंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपी खेतान हु बिकम द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे हमारे, दैट इज़ भीमराव अम्बेडकर, जिसकी वजह से हम ये भी मानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो अकेले भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल जब स्टेज में हम एसएसटी पढ़ते हैं तो हमें तो यही लगता है, जब तक हम उसकी डिटेल स्टडी ना करें, कि इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसका क्या मेन था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके क्या क्या हमें चाहिए, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, ठीक है। बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं। और तो डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी जो क्या करती कि जैसे लेट्स सपोज फंडामेंटल राइट वाली कमेटी बनाई गई, तो वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस, जर्मनी, मतलब जितने भी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट वाला है उनको रीड करेगा और उसमें से क्या ज़रूरी है वो लेके आएगा, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को बताएगा कि मुझे ये सही लगा, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी उसको एनालाइज करके उसे हमारे क्या कर देगी, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देगी। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कमेटीज़ बनाएंगी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे उनमें एक एक टॉपिक को अपना मतलब लेगी और उसको अच्छे से थॉरली रीड करेगी, ठीक है। तो उन्हें टॉपिक्स दिया गया था, उसके ऊपर रिसर्च करो आप, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो जैसे आपको कोई टॉपिक दिया जाए और आप उस पर क्या करो, रिसर्च करो, डिटेल एनालिसिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे सबमिट करो और वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें भीमराव अम्बेडकर क्या थे, हेड थे, और इनके अलावा भी 6 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक कौन थे, हमारे डीपी खेतान थे। तो वही पूछ रहा है कि डीपी खेतान की डेथ के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन ज्वाइन करता है, ठीक है। तो 7 मेंबर थे अल्टीमेटली। कौन ज्वाइन करता है, टीटी कृष्णमाचार्य, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या फिर माधव राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपी खेतान की मौत के बाद डीटी कृष्णमाचार्य क्या करते हैं, उनकी जगह मतलब या फिर उन्हें रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनके अलावा भी 6 मेंबर थे, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे कौन थे, मेंबर थे, ठीक है। फिर एन गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल, एन माधवराव और डी पी खेतान एंड टी टी कृष्णामाचारी, ठीक है। सो एक बार दोबारा देखते हैं हम। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 मेंबर बाद में ऐड हुए थे। अब एक बार हम देख लें, डी पी खेतान की डेथ हो जाती है, जिसके बाद कौन आते हैं इसमें, टी टी कृष्णामाचारी आते हैं, और यहाँ पर बी एल मित्तल रिज़ाइन कर देते हैं, क्यों, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर उनको कौन ज्वाइन करते हैं, एन माधवराव। तो अब देखेंगे माधवराव भी हमारे ऑप्शन में थे। तो अब देखो कि 2 जो इंसानों ने रिप्लेस करा था आपको दोनों ही ऑप्शन में दिया गया था। अगर आपको नहीं पता होता, अगर आप ऊपर से पढ़ के जाते कि इन 2 मेंबर्स ने ज्वाइन करा था, अगर आप डिटेल में नहीं देखते किसको किसने रिप्लेस करा था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, आंसर को गलत कर सकते थे, ठीक है। तो बी एल मित्तल को एन माधवराव रिप्लेस करते हैं और डी पी खेतान की डेथ हो जाती है, जिसे कृष्णामाचारी रिप्लेस करते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब उसके ऊपर कोई भी हावी नहीं होगा, जैसे कि वो ऑब्वियस बात है कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, क्योंकि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। सो कौन सा आर्टिकल है, 323, 329, 324 या 329, 2 बार आ गया है, तो आप इसे कुछ भी मान लो। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 324 में इनको बोला गया है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन वाला भी आप पढ़ के जाएंगे, देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। सो अथॉरिटी क्रिएटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा कब बनाई गई थी। नेचर क्या है इसका, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये। ज्यूरिसडिक्शन, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करना। आर्टिकल कौन सा डील करता है, 324, इसे क्या प्रोवाइड करता है कि ये क्या है, कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन द इंडियन फेडरल सिस्टम एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स, यानी भारतीय संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकारों के द्वारा सीमित किया गया है, ठीक है। लेजिस्लेचर या फिर विधायिक, लेजिस्लेटिव यानी विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एग्जीक्यूटिव या फिर फाइनेंशियल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा फंडामेंटल राइट की जो शक्तियाँ उनको सीमित किया गया है, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लॉज मस्ट कन्फॉर्म टू द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको पता है हमारे फंडामेंटल जो राइट है वो पार्ट 3 में आते हैं, 14 से लेकर 32 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट
वॉज एडेड 10th शेड्यूल इज़ कॉमनली नॉन एज। तो जो हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारा 10th शेड्यूल ऐड होता है। फर्स्ट वाला तो 9th होता है जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है, वो किससे अगेंस्ट में था, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में था। और 10th वाला जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड पूछा है, तो 10th वाला शेड्यूल एक बार पहले भी ऐड हुआ था जब सिक्किम को क्या किया गया था, हमारा स्टेट बनाया गया था, ठीक है। तो पहले वो क्या बना था, प्रोविजनल स्टेट बना था, जिसके लिए आप देखेंगे तो 35-36 के आसपास क्या हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। पहले वाले में हुआ था कि सिक्किम क्या बनेगा, हमारा प्रोविजनल स्टेट बनेगा। फिर उसके बाद सिक्किम कहता है कि हमें पूरा आपका स्टेट बनना है, तो फिर उससे क्या किया जाता है, उस अमेंडमेंट को हटाया जाता है, 10th शेड्यूल को हटाया जाता है और सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद 52nd यानी 52वां संविधान संशोधन होता है जिसमें दोबारा 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। अब वो पूछ रहा है कि वो जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52nd था, उसका रिलेशन किससे है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। तो मैंने आपको शेड्यूल बहुत बार पढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि लेट सपोज आप बीजेपी से खड़े हुए और आप जीत गए, फिर आपका मन हुआ जीतने के बाद नहीं अब मुझे बीजेपी में नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, कांग्रेस में जाना है। तो अगर आपकी 2/3 पार्टी ही ये सोच रही है कि हमें मतलब मर्ज होना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं सो आपके जो मेंबरशिप है उसे क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए उस पर क्या लगा दिए जाएंगे, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, पॉज लगा दिया जाएगा कि आप इस टाइम के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए मेंबर नहीं है हमारे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन है दल बदलू कानून, कि आप दल बदल नहीं सकते। अगर इंग्लिश में ना समझ में आए हिंदी में देख लेना, हो जाएगा जुगाड़ अपना, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट हुआ था कौन सा वाला हमारा, 52nd 1985 में ऐड किया गया था 10th शेड्यूल को। नेम क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। पर्पस क्या था, प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टी में जीत के दूसरे में चले जाते हैं। और अथॉरिटी टू डिसाइड, स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ हाउस, तो ये अथॉरिटी इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। सो अगर आप देखेंगे तो पहले इसने क्या पूछा था कि कितने आर्टिकल्स थे, अब पूछ रहा है कि कितने शेड्यूल और पार्ट्स थे। तो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 10 पार्ट 22 शेड्यूल, 22 पार्ट 8 शेड्यूल, 18 पार्ट्स 10 शेड्यूल, 12 पार्ट्स एंड 20 शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कितने हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी राष्ट्रीय दलों और समूहों के संबंध में कौन सा हमारा कथन सही है। इन लोकसभा दोज विद अ मिनिमम स्ट्रेंथ इनफ टू कीप द क्वारम दैट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर रिकॉग्नाइज एज पार्लियामेंट्री पार्टीज, यानी लोकसभा में कोरम रखने के लिए पर्याप्त न्यूनतम संख्या वाले लोगों को संसदीय दलों के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी कुल सदस्य कितने होने चाहिए, 110वां हिस्सा। इन राज्यसभा दोज विद अ मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स आर रिकॉग्नाइज एज पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, यानी राज्यसभा में कम से कम 30 सदस्यों वाले लोगों को संसदीय समूह के रूप में मान्यता दी जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव, ओनली सेकंड या फिर ओनली फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सिर्फ हमारा क्या है, सही है, ठीक है। सो ये क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है। हमारा स्टेटमेंट 1 क्यों सही है, क्योंकि द रूलर जो लोकसभा के प्रक्रिया में कार्य संचालन के नियमों के अनुसार दल बदल उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1/10 होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो ये वाला पेपर था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करें जो भी आपके नियर में ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि PYQs का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो PYQ ज़रूर हमें देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें
एक प्रॉपर एनालिसिस पता चल जाता है लेवल ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। सो अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। विद इन 2 डेज़ पीपीटीज़ जितनी मेरे पास हैं, क्योंकि बहुत सारी तो स्टार्टिंग की डिलीट हो गई हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कहीं से भी मेरे को पीडीएफ मिले, स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी हो के मैं आपको क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको कंटेंट जितना भी मैंने इस चैनल पर डिस्कस करा है आप लोगों के साथ, उसे मैं एटलीस्ट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आप तुरंत क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये कंटेंट चाहिए। सो यही है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम उसे वेस्ट कर सकें। हमारे सामने ही एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। सो अगर अब हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। तो प्रॉपर आपको अगर एग्ज़ाम चाहिए क्लियर तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 बार पे देंगे, ऐसे बनो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने पेपर को क्लियर किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इन फ्यूचर कब वैकेंसी निकले, कितने निकले, फिर कब एग्ज़ाम हो, कुछ पता नहीं है। तो जितने भी आपके, और इस टाइम पे तो अगर आप देखेंगे कितने सारे एग्ज़ाम्स, मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। जो बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है, तो मैं तो देख रही हूँ कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ईएमआरएस में भी वैकेंसीज आ गई हैं, आरपीएससी की आई हुई है। जहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं आप वहाँ के फॉर्म फिल किया करो, पेपर दे कर आया करो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन कभी ना कभी अगर आप एफर्ट्स मारोगे, आपने सुना होगा कि जो हमारी पढ़ाई होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये भी समझ लो, थोड़ा सा घूमना टहलना हो जाएगा, घूम टहलाओगे क्या दिक्कत है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाकी आप एग्ज़ाम्स वगैरह के फॉर्म भरते रहो। आरपीएससी के फॉर्म आई होप आपने भरे होंगे, उसमें कितनी अच्छी वैकेंसी आई थी। यूपीएलटी में आई है, आई होप कम आई है, बट स्टिल आई तो है। और बीपीएससी में भी फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं और अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। और ईएमआरएस में मतलब 4-5 तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रिपरेशन आप रखो, बाकी जो होगा वो देखा जाए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, तो नेक्स्ट के लिए आपको 100% तो प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। पहले आप 100% करो, फिर थोड़ा 80, मतलब रिवीजन में क्या होता जाएगा, वो चीज़ें कम होती जाएंगी। कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है जब तक कि आपका जो गोल है आपको ना मिल जाए, ठीक है। आपने पढ़ाई वेस्ट करने के लिए नहीं करी है, उसे यूटिलाइज़ करने के लिए करिए। ये सोच के आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन करनी है। जो भी आपका मन हो जैसे भी करो, लेकिन प्रिपरेशन करो। आपने अपने एजुकेशन को गेन करने के लिए अगर आप यहाँ तक हैं तो आपने अपने लाइफ के 17 से 19 साल एजुकेशन में दिए हैं, उसे आप ऐसे वेस्ट मत करना, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं होंगी, इतना हो सकता है आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पेशेंसली इतना सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।